छोटे भाई राजन तिवारी जी आए हुए हैं और राष्ट्रीय पार्टी के विधि विभाग के अध्यक्ष हैं। इस समय चुनाव के समय इनकी भी राय बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी 4 पीढ़ियां राजनीति से जुड़ी हुई हैं। इनके परदादा जी सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन जौनपुर के संविधान बनाने में संविधान समिति के सदस्य रहे हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि एक नेता के तौर पर और एक अधिवक्ता के तौर पर बताएं कि हमारा नेता कैसा हो। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 4 तारीख पहले आपके परदादा कौन थे? मेरे परदादा का नाम पंडित भगवती दीन तिवारी था। वो 4 स्टेट के वकील रहे। वो यहाँ दीवानी वार के वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे। संविधान में उनका अहम रोल रहा बनाने में। जौनपुर के दीवानी बार का जो संविधान रहा। मेरे बाबा का नाम पंडित रमेश चंद तिवारी रहा। वो भी यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे। मेरे पिताजी का नाम पंडित रत्नेश कुमार तिवारी था। वो भी यहाँ के अधिवक्ता रहे। उनके बाद इस पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं राजन तिवारी दीवानी बार संघ का युवा अधिवक्ता हूँ और इसमें वर्तमान में विधि विभाग का जिला अध्यक्ष भी हूँ कांग्रेस पार्टी से। तो आप जो है सुनते हैं आप एलएलएम भी हैं। मैंने किस यूनिवर्सिटी से किए हैं? मैंने दिल्ली से आपकी गलगोटिया यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलएम किया हुआ है और लॉर्ड लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया हुआ है। और आप साइबर में डिप्लोमा? हाँ, मैंने मुंबई लॉ कॉलेज से, जो कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है मुंबई का, उसमें मैंने डिप्लोमा भी कर रखा है साइबर लॉ। कई स्टेट में पढ़े हैं? हाँ, महाराष्ट्र से लगाए मैं दिल्ली तक हर जगह गया हूँ। तो आपकी दादी भी तो किसी पद पर रही है क्या? हाँ, मेरी दादी तमाम हम लोग क्योंकि चौथी पीढ़ी कांग्रेस से भी हैं। हमारे परदादा विधायक रहे गढ़वारा और रारी से, जौनपुर उत्तरी से भी रहे और हमारी दादी भी 91 में मछली शहर से चुनाव लड़ी और तमाम प्रदेश कार्यकारिणी में भी और जिला कार्यकारिणी में महिला अध्यक्ष भी रही 35 सालों तक। प्रदेश कांग्रेस की सदस्य भी रही, आजीवन सदस्य रही और पिताजी भी हमारे निस्वा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और हमारा जो आवास है पंडित श्रीपद मिश्रा जी का ससुराल है, हमारे पिताजी के वो फूफा भी रहे। तो हम लोग भाग्यशाली मानते हैं कि अधिवक्ता पेशे से भी हम लोग जुड़े हैं, इस न्यायालय से भी हम लोग दीवानी बार संघ से भी जुड़े हुए हैं और अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। आप एक अधिवक्ता के तौर पर और एक नेता के तौर पर बताइए कि हमारा नेता कैसा हो यहाँ बार का। आज प्रत्याशी हमको चुनना है, हमको अध्यक्ष मंत्री और पदाधिकारी चुनने हैं, तो वो कैसा हो? देखिए, चाहे आप अध्यक्ष की बात कर लीजिए, चाहे आप मंत्री की बात कर लीजिए, संयुक्त मंत्री की, कार्यकारिणी सदस्यों की बात कर लीजिए, हमारा नेता जो भी हो 2 साल के लिए चयनित होता है, लेकिन मजबूती से कार्य करे, युवाओं को साथ लेके चले, बड़ों का आशीर्वाद लिया रहे, बड़ों से जानकारी ले, संज्ञान में ले हर एक चीजों को। किसी प्रकार की कोई भी समस्या उसका त्वरित तरीके से कैसे निस्तारित किया जाए। जैसा कि हाल में आपने देखा होगा कि जो युवा अधिवक्ता थे किसी परेशानी में पड़ते थे तो उनको कम से कम 200 अधिवक्ताओं से साइन सिग्नेचर करा के तब अपनी दरखास्त देनी पड़ती थी, तब उस पर कुछ सुनवाई होती थी। मैं चाहता हूं कि इसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए, क्योंकि 200 अधिवक्ताओं का साइन लेना आसान तो है, लेकिन 200 अधिवक्ताओं के पास जाके अपनी बात बार बार बोलना, एक ही चीज को दोहराना, वो किसी अधिवक्ताओं के लिए शोभा वाली बात नहीं है। मैं चाहता हूँ इसको खत्म किया जाए। बार में तमाम कार्य हैं जो कि हो सकते हैं, चाहे वो हमारे ऑडिटर्स जो आते हैं, ऑडिटर्स का मेन रोल है वो ट्रांसपेरेंसी वही दिखाते हैं, आय व्यय का लेखा जोखा सबको वही प्रस्तुत करते हैं, वही बनाते हैं। तो उनके लिए मैं चाहता हूं कि अलग चैम्बर प्रोवाइड करा दिया जाए संघ भवन में। उसके अतिरिक्त जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उनको सिर्फ मात्र एक काम दिया जाता है कि जो अधिवक्ता यहाँ पंजीकृत होने आते हैं उनका फॉर्म का वो करेक्शन करते हैं, फॉर्म को मेंटेन करते हैं। ये काम ना देते हुए किसी भी मीटिंग में कार्यकारिणी सदस्यों को बुलाया जाए और उनको उतनी ही अहम भूमिका दी जाए जितनी उप मंत्री या हमारे मंत्रियों को दी जाती है। उनसे कोई भी राय मशवरा हो तो उनका बराबर का हिस्सेदारी होना चाहिए, अपनी अपनी बात रखने का उनको मौका मिलना चाहिए। सर प्यारे मोहन हॉल के पास मैं चाहता हूँ एक शौचालय का निर्माण अवश्य हो और जो अधिवक्ताओं का चैम्बर है जो कि टूट जाता है किसी कारण से या खंडित हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें कम से कम 50% बार पैसा दे और 50% वो अधिवक्ता जिसका वो चैम्बर है, तो कम से कम उसको कुछ पूर्ति उसको मिल जाएगी तो वो अपना चैम्बर मेंटेन कर लेगा। जो हमारे युवा आते हैं मैं चाहता हूं कि उनको कुछ पैसा भी मिले संघ की ओर से, कुछ ही स्टाइपेंड के रूप में 2000 रुपये ही मिले कम से कम, क्योंकि वकालत एक ऐसा पेशा है जो समय के साथ निखरता है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे युवा वर्ग हैं
वो स्टार्टिंग में डिप्रेस ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, कुछ आय का व्यवस्था उनकी रहे, स्रोत बना रहे, चाहे वो अपनी लाइब्रेरी, किताब, बुक, कॉपी पे पैसा खर्च कर सकें, परिवार से शुरुआती दौर में ना लेना पड़े। इससे उनको मजबूती प्रदान होगी और उनकी वकालत और निखर के सामने आएगी। आप तो इस दीवानी जौनपुर के चौथी पीढ़ी के अधिवक्ता हैं, तो आपके परिवार में सब राजनेता ही रहे हैं, तो आप बताएं कि यहाँ पर जब पदाधिकारी चुन कर आते हैं, जब तक चुने नहीं जाते हैं, जब तक वोटिंग नहीं होती, तब तक तो बड़े विनम्र आते हैं, लेकिन ज्यों ही चुनाव की घोषणा होती है तो वो पहचानना बंद कर देते हैं और कोई भी उनके पास समस्या लेकर जाइए तो वो उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। ये 80% जो भी जाते हैं उनकी शिकायत यही होती है। तो ये कैसे हम इस समय पता लगाएं कि ये हमारी अपेक्षाओं पर ये प्रत्याशी खरा उतरेगा? नहीं, ये विडंबना है, उसको तो और कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि चुनाव से पहले तो सभी प्रत्याशी हाथ जोड़ते हैं, सभी के पास आते हैं, अपना मैनिफेस्टो जो उनका बनाया रहता है, अपने मैनिफेस्टो के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, जीतने के वादे करते हैं कि हम जीतने के बाद ऐसा करेंगे। और यदि ऐसा होता है और हो रहा है तो मैं चाहता हूं इसको, जो प्रत्याशी हमारा भविष्य में आने वाला है, इसको संज्ञान में ले और ऐसी गलती ना दोहराई जाए, उस पर कार्य करे, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उस पर कैसे, क्योंकि देखिए क्या है, कद व्यक्ति का अपनी जगह है और पद अपनी जगह है, पद आते हो जाते हैं लेकिन कद इंसान का बना रहता है। तो मैं चाहता हूं हर एक वो प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में उतरा है वो अपने कद को बरकरार रखे। पद है, 2 साल बाद पद चला जाए, लेकिन जब भी वो सीट छोड़े तो इतिहास में, इस दीवानी बार एसोसिएशन के इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाए कि नहीं, वो मंत्री था, वो अध्यक्ष था, जो ये कार्य करके गया, वो कार्य किया, स्वर्णिम अक्षरों में उस मंत्री का, उस अध्यक्ष का नाम लिखा जाए इस बार। ये देखा जाता है कि जब ये कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होता है तो अपने कार्यकाल का वो ऑडिट बाहर से कराता है, अपने ऑडिटर कराते हुए वो बाहर से कराते हैं और उसके लिए वो 4,000 से लेकर 30,000 रुपये तक सन 10 से लेकर और 20 तक ये ख़त्म कर चुके हैं। वो ना तो किसी परमिशन से वो खर्च किए और न तो वो ऑडिट रिपोर्ट चार्ज लिस्ट रजिस्टर से दिए ही, चार्ज लिस्ट जो होती है उसमें चढ़ा कर उन्होंने रिसीव ही नहीं कराया। अगर ये कहा जाए कि ये जो ऑडिटर आपके संविधान में है और उसको कार्य करने के लिए स्पष्ट व्यवस्था दी गई है, उससे काम नहीं कराते हैं और बाहर से काम कराते हैं, कहीं कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है क्या? नहीं, देखिए, इसमें तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भी ऑडिटर पद का उम्मीदवार है, ऑडिटर बन के चुन के आता है, तो सर्वप्रथम तो वो अध्यक्ष से मुलाकात करे, मंत्री से मुलाकात करे, अपनी बातों को रखे। अगर ऑडिटर को ये समस्या होती है कि किसी भी चीज को ऑडिट करने में समस्या हो रही है, नहीं आ रहा, कई बार होता है, नहीं आता है, तो उसको सीखना चाहिए। जो उनके सीनियर ऑडिटर्स रहे हैं उनसे उनको राय मशवरा करना चाहिए, उनको भी मीटिंग में बुलाया जाए, मीटिंग समस्या रखी जाए। क्योंकि देखिए, संघ भवन की हमेशा समस्या रही है कि ऑडिट की समस्या दीवानी बार में हमेशा से रही है। तो इस समस्या का त्वरित निदान तो यही है कि ऑडिटर्स को प्रमोट किया जाए, ऑडिटर्स के लिए व्यवस्था की जाए, अध्यक्ष मंत्री उनको बुलाएं, निर्णय लें। ऑडिटर्स अगर कोई चीज समझने में समस्या आ रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो पूर्व ऑडिटर्स रहे हैं, सीनियर ऑडिटर्स रहे हैं, उनको बुला के समझें। और पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि बार किसी प्रकार का ऑडिट हो तो उसको संघ भवन में बैठ के, इस बिल्डिंग में, क्योंकि ये दीवानी बार एक संघ भवन ही नहीं है, ये परिवार है, इस परिवार के अंदर बैठ के ही सभी चीजों का निस्तारीकरण होना चाहिए। इस समय डिजिटलाइजेशन का दौर है, हमारे बार का एक दुर्भाग्य है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो लड़कर चुने जाते हैं वो ठीक से एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं चला पाते हैं, कंप्यूटर की बात ही छोड़ दीजिए, वो डिजिटल का कोई महत्व नहीं समझते हैं। उसका एक नमूना यह है कि 2013 में एक बार काउंसिल ने ई लाइब्रेरी दिया हुआ था, वो लाइब्रेरी आज तक खुली ही नहीं। तो जो युवा अधिवक्ताओं या वरिष्ठ अधिवक्ताओं या सभी अधिवक्ताओं को फायदा मिलता उस ई लाइब्रेरी से, इस अज्ञानता की वजह से वो सब लोग जो है उसका फायदा उठाने से चूक गए। तो इसके लिए जिम्मेदार अध्यक्ष मंत्री होते हैं, कहीं कहीं हम और आप भी हैं कि हम आप उसको
चुन देते हैं जिसके पास ऐसी जानकारी नहीं होती है और वो जो है इसके प्रति जो है कोई काम करने के लिए इच्छा नहीं रखता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि सीखने की लालसा होनी चाहिए। अगर कोई भी युवा अधिवक्ता है या वरिष्ठ अधिवक्ता है जिसको कंप्यूटर चलाने में समस्या हो, एंड्रॉइड फोन चलाने में समस्या हो, नहीं आ रहा है, तो बेहिचक अपने पार्टनर से, अपने सीनियर से, अपने कलीग से, जिससे भी यथासंभव हो सकता है वो सीख सकता है। सीखने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए। आज आप सीख लेंगे तो हो सकता है कल को आप किसी को सिखा भी दें। और मैं तो ये चाहूंगा कि एक इंस्टीट्यूट का डेवलप बार भवन में किया जाए, ज्यादा नहीं, 2 ही 3 सिस्टम रखा जाए, जो 1 लाख तक के बजट में मेरे ख्याल से अच्छा खासा इंस्टीट्यूट यहाँ तैयार हो सकता है, जिसमें जो वेल प्रोफेशनल हो या वेल ट्रेंड अधिवक्ता हमारे हैं, जो कि एंड्रॉइड फोन अच्छे से चला सकते हैं, iOS फोन अच्छे से चला सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम अच्छे से चला सकते हैं, उनको बैठा के हमारे सीनियर से युवा वर्ग जो चाहे एक टाइम लिमिट कर दिया जाए कि 1 घंटे के लिए खुलेगा, आधे घंटे के लिए खुलेगा, एक टोकन सिस्टम इसमें कर दें और अधिवक्ताओं को पर डे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत यहाँ दीवानी न्यायालय में उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनको सीखना चाहिए। सीख लेंगे तो भविष्य में काम ही आएगा, क्योंकि समय डिजिटल हो चुका है। पेमेंट से लगाए, फॉर्म भरने से लगाए, हर एक चीज आजकल डिजिटल हो गई है, प्लेटफॉर्म ही हमारा डिजिटल हो गया है। ये देखा जाता है कि पिछला जो कार्यकारिणी था, दुर्भाग्य से मंत्री को सस्पेंड कर दिया गया। बाद में उनके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी को चार्ज मिला। उनके पास थोड़ी बहुत जो है कंप्यूटर की जानकारी थी, उनके पास अपना खुद का लैपटॉप था और वो कंप्यूटर से काम करते थे या कराते थे। उन्होंने उस प्रतिभा का उपयोग करते हुए बाद में डिजिटलाइजेशन का दौर चलाया। सभी जो मेंबर्स थे उनको नेट पर डाल दिया। उसके बाद जो है वोटर लिस्ट को डाल दिया उन्होंने। तो आप यहाँ नहीं, आप विदेश में बैठकर आप जुड़ सकते हैं। अपने बार का कोई भी फेसबुक का पेज नहीं है, फेसबुक का अकाउंट नहीं है, एक कोई अस्थाई नंबर नहीं है, कोई फैक्स नंबर नहीं, कोई ईमेल नहीं है। तो इस डिजिटलाइजेशन के दौर पे अधिवक्ता बाहर अगर है कैसे जुड़ेगा? अपनी किसी विपद में पड़ गया वो कैसे जो है जुड़ेगा? पूर्व में किए गए श्री तिवारी जी द्वारा जो कार्य थे, जिसमें आप देखें कि कैंपस में वाईफाई की सुविधा भी दी गई, बार का अपना वेबसाइट भी बनाई गई और बार में जो स्थायी अस्थायी रूप से जो अधिवक्ता पंजीकृत हैं सबकी डिटेल दी गई। जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसकी फोटो, उसके कार्यक्रम की डिटेल जो है वो वेबसाइट पे दे दी जाती थी। देखिए, आज का जो जमाना है वो कंप्लीट डिजिटल जमाना है। हम भी बैठा करते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि भैया आपके बार की क्या वेबसाइट है, क्या वेबसाइट पे आप देखते हैं। आप किसी भी अधिवक्ता का वेरिफिकेशन में बैठे बैठाए थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड, किसी भी कोने में आप बैठ के कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमारे बार में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वाईफाई की अगर सुविधा आगे भी बढ़ा दी जाती है हमारे बार में, तो जो हमारे साथी अधिवक्ता हैं जो रिचार्ज किसी कारणों से रिचार्ज नहीं करा पाते हैं, जो युवा अधिवक्ता नहीं करा पाते या स्पीड की समस्या है, तो वो वाईफाई से सुविधा उनको मिल जाएगी, तो वो अपना काम त्वरित तरीके से कर सकते हैं। और रही जहां तक बात चीजों को डिजिटल करने की, प्लेटफॉर्म देने की, तो मैं ये समझता हूं कि हमारा चाहे ईमेल आईडी हो, एक बार की अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि ऑफिशियल ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक बार का अपना व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप होना चाहिए, एक अपना फेसबुक पेज होना चाहिए, ट्विटर पे अकाउंट होना चाहिए। सोशल नेटवर्क से दीवानी बार संघ को जुड़ना अति आवश्यक हो चुका है आज की डेट में। और मैं तो देखता हूँ कई बार के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं और काफी अच्छा लगता है देख के कि बहुत जेन्युइन कोई भी आपकी खबर रहती है संघ की, तो अगर उस ग्रुप के माध्यम से कोई खबर आपको मिलती है तो ये माना जाता है कि ये इस खबर में निसंदेह आप भरोसा कर सकते हैं, 100% भरोसा कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो मैं तो चाहूंगा है पूरे बार को डिजिटल कर दिया जाए, हर एक चीज को डिजिटल कर दिया जाए, सारी खबर हो, उसके लिए भी तो हो सके व्यवस्था हो जाए। अगर तो किसी एक आदमी को बैठा के जो प्रॉपरली इस सब चीज की नॉलेज रखता हो उसको वेबसाइट संचालन करना चाहिए और सारे सोशल नेटवर्क्स को देखना चाहिए। एक मांग मैं ये भी करना चाहता हूँ कि देखिए, आए दिन देखने को होता है कि अधिवक्ताओं को पैसा निकालने के लिए प्रीमाइसिस से बाहर जाना पड़ता है, एटीएम नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मैं एक मांग करता हूँ कि अगर संभव हो सके तो किसी भी बैंक से बात करके, हमारे अगल बगल इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, तमाम बड़े बैंक हैं, सबके हेड ऑफिसेज हैं, किसी भी ब्रांच मैनेजर से बात कर लें और प्रीमाइसिस में कोशिश करके एक एटीएम होना अति आवश्यक है। कारण कोई भी अधिवक्ताओं को पैसे कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो अपना तुरंत जाए, अगर प्रीमाइसिस के अंदर रहेगा तो वो जाके पैसा निकाल सकते हैं। चलिए, आपकी प्रतिभा का उपयोग बार नहीं कर पाया अभी तक, करेगा भविष्य में, मुझे ऐसा विश्वास है।
और आपकी प्रतिभा का उपयोग एक राष्ट्रीय पार्टी भी कर रही है। आप अच्छे पदों पर जाएं, शुभकामनाएं हैं बार की तरफ से आपको। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।